जैसे ही फिल्म शुरू होती है, हमें पहली कहानी बताई जाती है, जो लंबी जाली के राज्य के राजा और रानी की है। राजा को अपनी रानी से बहुत प्यार था। वो चाहते थे कि उनकी रानी हमेशा खुश रहे। दुर्भाग्य से रानी कभी मां नहीं बन पाई और इसी सोच में बहुत उदास रहती थी। राजा राज्य के डॉक्टरों को बुलाते थे ताकि वे रानी का इलाज कर सके, लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया और उनकी मदद नहीं कर सका। फिर एक दिन राजा महल में सर्कस वालों को बुलाते हैं ताकि वे रानी का मनोरंजन कर सके और वो मजा कर सके। लेकिन सर्कस वालों में से एक महिला गर्भवती थी। उसे देखकर रानी और भी उदास हो जाती है। वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कमरे में वापस आते समय सामान तोड़ने लगती है। राजा अपनी रानी से बहुत प्यार करते थे। वो उनसे वादा करते हैं कि वो उनके लिए किसी भी हद तक जाएंगे। अगले दिन फिर एक लंबा, पतला और बूढ़ा आदमी महल में आता है और दावा करता है कि वह इस मामले में उनकी मदद कर सकता है। राजा उसे बताता है कि पहले भी कई लोग आए और यही दावा किया, लेकिन कोई भी हमारी मदद नहीं कर सका। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे दावा कर सकते हो? वह उसे समझाता है कि यह संभव है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप इस बच्चे को पाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उसकी बात सुनकर वे जवाब देते हैं, आखिरी हद तक। बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं जानता हूं कि प्रकृति कैसे काम करती है। पूरी दुनिया में संतुलन है। और वह कहता है कि अगर आप एक जीवन पाना चाहते हैं तो आपको एक जीवन का त्याग भी करना होगा, ताकि सब कुछ संतुलन में रहे और कुछ भी असंतुलित ना हो। वे दोनों इसके लिए सहमत हो जाते हैं। राजा को समुद्री जीव को पकड़ने का लक्ष्य दिया गया। उसके मारने के बाद उसके दिल का उपयोग उस महिला को ठीक करने के लिए किया जाएगा। जो दिल पकाएगा वो शुद्ध और अकेला होना चाहिए। रानी उसे खाएगी और उसके बाद गर्भवती हो जाएगी। जैसा कि वे बच्चा चाहते थे, तो राजा समुद्री जीव का पीछा करने के लिए बाहर जाता है और उसे एक नदी में निशाना मिल जाता है, जो बहुत बड़ा सफेद रंग का राक्षस था। राजा उसका शिकार करने के लिए पानी में जाता है और जब वह राक्षस सो रहा था, तब राजा सफल हो जाता है। हालांकि वह मारने में तो सफल हो जाता है, लेकिन लड़ाई के दौरान वह घायल हो जाता है। वह इतना घायल हो जाता है कि मौके पर ही मर जाता है, लेकिन उससे पहले उसने उस राक्षस का दिल निकाल लिया था और रानी खुद उस दिल को कपड़े में लपेटकर महल में वापस आ जाती है। उनकी एक नौकरानी कुंवारी और पवित्र थी और उसे रानी के लिए उसे पकाने का आदेश दिया गया था, लेकिन पकाते समय उसे अजीब भावनाएं आती हैं और वह गर्भवती भी हो जाती है। जब वह दिल पक जाता है तो रानी उसे खा लेती है और वही होता है जो बूढ़े आदमी ने बताया था। आखिरकार रानी गर्भवती हो जाती है और ठीक उसी समय रानी और वह नौकरानी अपने बच्चों को जन्म देती है। दोनों बेटे थे। रानी अपने बेटे का नाम इलियास रखती है और नौकरानी अपने बेटे का नाम जोना रखती है। फिर फिल्म 16 साल बाद आगे बढ़ती है, जहां वे बच्चे बड़े हो जाते। अब रानी अपने बेटे से बहुत खुश थी, जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वो दोनों बच्चे एक ही दिन पैदा हुए थे और आम बच्चों से अलग थे। उनके सारे बाल सफेद रंग के थे, जो समुद्री राक्षस को दर्शाते थे। वो दोनों एक जैसे दिखते थे, जुड़वां जैसे लगते थे। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो साथ में मिलते थे। उनकी दोस्ती थी। लेकिन रानी को उनकी दोस्ती कभी पसंद नहीं आई। वो अपने बेटे को समझाती थी कि तुम राजकुमार हो और तुम नौकरानी के बेटे से दोस्ती नहीं कर सकते। लेकिन इलियास अपनी मां की बात कभी नहीं सुनता था और मिलता रहता था। उनमें पानी के अंदर सांस लेने की क्षमता थी। छुपने के लिए वो उसी नदी में जाते थे जहां उस राक्षस को मारा गया था। रानी ने अपनी नौकरानी को चेतावनी दी कि अगर वह अपने बेटे को नहीं रोकेगी तो वह उसे और उसके बच्चे को राज्य से बाहर निकाल देगी। लेकिन फिर भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी और वे मिलते रहते थे। एक दिन उन्होंने हद पार कर दी। योना ने इलियास के कपड़े पहन लिए और रानी के पास चला गया, और रानी ने उसे पहचाना नहीं कि वह उसका बेटा है या नहीं। लेकिन जब उसे सच्चाई पता चली तो उसे शक हुआ। उसने जोना को राज्य से बाहर निकालने का फैसला किया। इलियास उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी नहीं रुकता। जोना अपनी चाकू से पेड़ काट देता है और पानी बहना शुरू हो जाता है। जोना इलियास से कहता है कि जब तक पानी शुद्ध है तुम्हें समझना चाहिए कि मैं जिंदा हूं, और जब ये लाल हो जाए तो तुम्हें एहसास होना चाहिए कि मेरी जान खतरे में है। यह कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर कई महीने बीत जाते हैं और इलियास उस पानी को देखता रहता है, और एक बार वो लाल हो जाता है तब उसे एहसास होता है कि जोना की जान खतरे में है और कुछ जरूर गलत है। वो अपनी मां को बताए बिना जोना को ढूंढने के लिए राज्य से निकल जाता है। बहुत खोजने के बाद उसे जोना का घर मिल जाता है। जोना ने एक लड़की से शादी कर ली थी। क्योंकि उन दोनों के चेहरे एक जैसे दिखते थे, इसलिए वो उसे जोना के रूप में पहचान लेते हैं। फिर उसे पता चलता है कि जोना 5 दिन पहले जंगल गया था और वापस नहीं आया। इलियास भी जोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है, और रानी अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित थी। वह उसे पूरे राज्य में ढूंढती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाता है। वह उस बूढ़े आदमी को फिर से बुलाती है,
लेकिन वह वही मांग करता है कि अगर वह अपने बेटे को वापस चाहती है तो जीवन का बलिदान जरूरी है। वह उससे सहमत हो जाती है। जोना जंगल में फंस गया था और बहुत घायल भी था। तभी उड़ने वाला राक्षस उस पर हमला करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। जोना की चीखें सुनकर इलियास उसे ढूंढ लेता है और अपनी तलवार से राक्षस को मार देता है। लेकिन वह उड़ने वाला राक्षस उसकी अपनी मां थी और उसे पता नहीं था कि उसने अपनी मां को मार दिया। लेकिन यही तो सौदा था। जोना की जान बच जाती है और इलियास राज्य का राजा बन जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। कहानी नंबर 2। यह कहानी एक राजा और एक बूढ़ी औरत के बारे में है। वो राजा बहुत अय्याश था जो हमेशा लड़कियों से घिरा रहता था। वो हर वक्त शराब पीता रहता था और उसे अभी तक अपनी रानी नहीं मिली थी जिसे वो दिल से अपना सके और उससे शादी कर सके। उस जगह के पास 2 बूढ़ी औरतें रहती थीं। वो मुश्किल से अपने घरों से बाहर निकलती थी और वो भी अविवाहित थीं। ये तो साफ था कि वो वहां अकेली मर जाएंगी, लेकिन उनकी आवाजें बहुत मीठी थीं। उनकी आवाजें बूढ़ी नहीं लगती थी। एक सुबह जब उनमें से एक गा रही थी तो राजा ने उसकी आवाज सुनी। राजा उस आवाज से प्रेरित हो गया और वो उसके पीछे चल दिया। लेकिन बूढ़ी औरत घर वापस चली गई और राजा उसे देखने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो गया। उसने सोचा जैसे वो एक खूबसूरत लड़की हो जो शर्मीली हो। उनमें से एक का नाम डोरा था और दूसरी का ईमा। डोरा बहुत चालाक और लालची थी। ईमा सीधी सादी थी। जब डोरा ने देखा कि राजा दरवाजे पर है तो उसका दिल लालच से भर गया कि उनकी किस्मत अब बदल सकती है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अकेले बिताई थी, नहीं तो क्या। उन्होंने राजा से कहा कि 1 हफ्ते बाद घर के अंदर से आने के लिए, तब मैं तुम्हें अपने शरीर का एक अंग दिखाऊंगी। और राजा ने सोचा जैसे उसे अपना प्यार मिल गया हो। उसे पता था कि वो 2 बूढ़ी औरतें थीं। उनकी त्वचा भी बहुत बूढ़ी लग रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश की ताकि उनकी उंगलियां जवान दिखें। डोरा ने अपनी उंगलियों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत की उंगलियां लग रही थी और वो रोने लगी। लेकिन दूसरी तरफ ईमा, जिसने कई दिनों से अपनी उंगली मुंह में रखी थी, उसकी उंगली काफी अच्छी दिख रही थी। और आज वो हफ्ता बीत गया और राजा को उससे मिलने आना था, लेकिन डोरा ने अपनी उंगली की जगह उसकी उंगली रख दी। अब राजा अपने भावनाओं को रोक नहीं पाया और वे दोनों जानते थे कि अगर दयालु राजा को इस हरकत के बारे में पता चलता तो वह उन्हें निश्चित रूप से फांसी दे देता। उसने शर्त लगाई और कहा कि वह आधी रात को महल में आएगी, लेकिन वहां अंधेरा होना चाहिए, सारी मोमबत्तियां बुझी होनी चाहिए। राजा मान जाता है। अब डोरा अपने शरीर को गोंद से कस लेती है ताकि आधी रात में वह एक जवान लड़की के शरीर की तरह दिखे। और महल में अंधेरा था और जब सुबह उसे एहसास होता है कि उसने एक बूढ़ी औरत के साथ रात बिताई है तो वह और गुस्सा हो जाता है और डोरा को महल की खिड़की से बाहर फेंक देता है। लेकिन डोरा जंगल में बच जाती है और उसके साथ एक जादू होता है और एक चुड़ैल वहां आती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, डोरा एक लंबी बालों वाली जवान लड़की में बदल जाती है। अगले दिन राजा शिकार के लिए जंगल में जाता है और पहली नजर में डोरा से प्यार कर बैठता है। वह उसे अपने महल में लाता है और उसे रानी बनाने का फैसला करता है। डोरा को कभी पता नहीं चला कि वो कैसे जवान लड़की बन गई, लेकिन उसे अपनी बहन एम्मा याद थी। उसने उसे अपनी शादी में बुलाया, लेकिन एम्मा को कभी नहीं लगा था कि उसकी बहन जवान लड़की बन गई है और जल्द ही रानी बन जाएगी। डोरा ने अपनी बहन को जो ड्रेस भेजी थी वो बहुत महंगी थी। एम्मा वो ड्रेस पहनकर शादी में आती है, जहां डोरा उसे सब कुछ बताती है और वो भी अपनी बहन की तरह जवान बनना चाहती है। जब उससे पूछा कि वो कैसे बनी, तो उसने मजाक में जवाब दिया कि मैंने अपनी पुरानी खाल खींचकर निकाल दी। लेकिन एम्मा ने इसे सच मान लिया और लोहार के पास गई और उससे वादा किया कि अगर वो उसकी खाल निकाल देगा तो वो उसे हार और महंगी ड्रेस देगी। वो लोहार उससे भी ज्यादा बेवकूफ था। वो उसे जंगल में ले गया और उसकी सारी खाल निकाल दी, जो कि बहुत परेशान करने वाला दृश्य था, और वो उसी हालत में वापस आ गई। ये तो साफ था कि वो मर जाएगी और वो मर गई। दूसरी तरफ डोरा का जादू ज्यादा देर तक नहीं टिकता। जब उसे एहसास होता है कि वो बूढ़ी हो रही है तो वो वहां से भाग जाती है। वो अपनी असली उम्र में वापस आ जाती है और पूरी तरह से बूढ़ी औरत बन जाती है। और ये कहानी यहां दुख के साथ खत्म हो जाती है। कहानी नंबर 3, ये भी एक राज्य की है। राजा अजीब स्वभाव का था। उसकी रानी बहुत पहले गुजर गई थी और वायलेट उसकी बेटी थी, लेकिन फिर भी उसने कभी शादी नहीं की। उसने अपनी बेटी को दिल से कभी प्यार नहीं किया। एक दिन राजा अपने हाथ पर एक परजीवी कीड़ा देखता है जो खून चूसता है। राजा को वो बहुत पसंद आता है। वो उसे अपना खून चूसने देता है। वो उसे एक कांच के डिब्बे में रखता है। वो उसे हर दिन अपना खून चूसने देता है। जैसे जैसे समय बीतता है वो कीड़ा बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ
वायलेट जो जवान हो गई थी, हमेशा एक राजकुमार का सपना देखती है, लेकिन राजा गैर जिम्मेदार था और उसने कभी परवाह नहीं की। वो उस कीड़े के साथ बहुत खुश था जो बड़ा हो गया था। एक दिन वो कीड़ा बीमार हो जाता है और मर जाता है। राजा उसकी सारी खाल निकाल लेता है और अपनी बेटी से कहता है कि अब तुम्हारे लिए पति ढूंढने का समय आ गया है। वो कहता है कि मैं एक प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा हूं और जो जीतेगा वो तुम्हें पाएगा। वायलेट उससे खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो खुद अपना पति ढूंढना चाहती थी। लेकिन फिर भी वो राजा के फैसले से सहमत हो जाती है। पूरे राज्य में घोषणा की गई। राजा उस खाल को अपने महल में दिखाता है जो ये बताएगा कि ये किसकी खाल है, वो जीतेगा। बहुत लोग कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सही जवाब नहीं दे पाता क्योंकि वो कीड़ा कभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। एक अजीब सा आदमी महल में आता है जिसे देखकर कोई भी डर सकता है। वो भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता है और राजा उसे अनुमति दे देता है। आखिर में वो जानवर जैसा दिखने वाला आदमी चमड़ी को सूंघता है और बताता है कि ये चमड़ी किस कीड़े की है। वायलेट, जो डर जाती है, आत्महत्या करने के लिए महल की छत पर आती है, लेकिन राजा समझाता है कि मैं अपना वादा नहीं तोड़ सकता। अब यही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हें इसे स्वीकार करना चाहिए। वायलेट अपने पिता को समझाने की कोशिश करती है कि आप कैसे पिता है, आप अपनी बेटी को एक बदसूरत आदमी को दे रहे हैं। मैं रानी हूं, लेकिन राजा अपनी बेटी को उस बदसूरत आदमी को दे देता है। वो वायलेट को पहाड़ों में बहुत दूर ले जाता है और वायलेट कई दिनों तक रोती है। जब वो शिकार के लिए बाहर जाता है तो उसे पास के पहाड़ पर एक दूसरी महिला दिखाई देती है। वो उससे मदद मांगती है। वो उसे बताती है कि वो खुद एक रानी है और एक राक्षस ने उसे यहां कैद कर रखा है, लेकिन वो एक दूसरे से बहुत दूर थे और वो उसकी मदद नहीं कर सकती थी। फिर वो अपने बेटे को बुलाती है और वे एक रस्सी से उसकी मदद करते हैं, लेकिन अचानक वो आदमी वहां आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ता है। रस्सी की मदद से वे रस्सी काटने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन पर हमला करता है और वायलेट को छोड़कर सबको मार डालता है। वो आदमी वायलेट को घबराई हुई हालत में देखता है और वायलेट उसे गले लगा लेती है। वायलेट चतुराई से उसकी गर्दन काट देती है। वो शैतान वहीं मर जाता है। फिर वो उसका सिर वापस उस राज्य में ले जाती है जहां उसके पिता उस कीड़े के कारण बीमार थे। वायलेट खून से भरा उसका सिर अपने राजा के सामने रखती है। राजा उसके इस फैसले से बहुत दुखी होता है और उसे जल्द ही मरना होता है। वायलेट एक बहादुर लड़की बन जाती है और अपने पिता के बाद रानी बन जाती है। कहानी यहीं खत्म होती है और फिल्म समाप्त हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमें ऐसे वीडियो बनाने के लिए इंकरेजमेंट मिलेगा।